निम्न में से किसी एक अच्छे ट्रांसफार्मर के तेल की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? हम लोग जानते हैं कि तेल का प्रयोग जो किया जाता है वह इंसुलेशन के लिए किया जाता है और किस काम के लिए किया जाता है? कूलिंग के लिए किया जाता है। यानी यह गर्मी का भी अवशोषण करता है और मेरे दो वाइंडिंगों के बीच इंसुलेशन को भी मेंटेन रखने का काम करता है। अब इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? तो सबसे पहले देख लीजिए, कह रहा विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। बात सही है। कह रहा है कि इसकी लो वोलाटिलिटी होनी चाहिए, जल्दी इसमें आग लग जाए, जल्दी गर्म होकर भाप बन जाए, ऐसा भी गुण नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है हाई विस्कोसिटी और हाई वोलाटिलिटी, तो ये दोनों गुण यहां पर नहीं होना चाहिए। किसको लेकर आप आगे बढ़िएगा, जल्दी बताइए। व्हिच वन इज राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, कम विस्कस हो और वोलाटाइल भी कम हो। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ उच्च क्या होनी चाहिए? प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। ठीक है। उसमें चालकता क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए, है ना। और सब लोगों को याद है इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 के भी प्रति mm तो जरूर होना चाहिए। ये इसका क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। विद्यार्थी एक और बात याद रखिएगा, एक और बात याद रखिएगा कि इसमें फ्लैश पॉइंट कितना होता है? बिल्कुल, फ्लैश पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस हुआ करता है, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जॉस्ट चलेगा तब दिक्कत नहीं होगा। ये फैन चलाना ठीक नहीं है, वो चलता तो क्या होता? बाहर से अंदर नहीं आएगा। एक ट्रांसफार्मर की लेमिनेशन द्वारा उत्पादित कंपन मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो साहब जी, हमारी जो कंपन है ट्रांसफार्मर के अंदर किन किन बातों पर डिपेंड करेगी? ध्यान रखिएगा। ये कंपन टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग, इसका मतलब है कि आप जो साहब यहां पर इंस्टॉल किए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां जो आपने इंस्टॉल किया है हमारे कोर को इस टैंक के भीतर, तो यह ध्यान रखिएगा, इसको जो हम लोग स्टैंपिंग करते हैं, टाइट फिट करते हैं, बिल्कुल इस पर निर्भर करता है। लूज रखिएगा तो वाइब्रेशन होगा, टाइट रखिएगा तो नहीं होगा। और लेमिनेशन का साइज आपने क्या रखा है उस पर भी यह क्या करता है? निर्भर करता है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? ए और बी, एक और दो, दोनों पर हमारी वाइब्रेशन क्या करती है? निर्भर करती है। इसीलिए उत्तर हम कौन सा लेंगे? बी नंबर लेंगे। चलिए साहब, अगला प्रश्न। लेमिनेशन पर कौन डिपेंड कर रहा? भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से क्या करेगा? निश्चित रूप से हमारी क्या होगी? वाइब्रेशन में मदद मिलती है साहब। तो एक ट्रांसफार्मर में पारस्परिक फ्लक्स की मात्रा, यानी आपके ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल फ्लक्स की मात्रा जो है, मान लीजिए हमारा फ्लक्स यहां फाई है, यहां भी फाई है, यहां भी फाई है, इधर आप जानते हैं N1 I1, इधर आप जानते हैं क्या हुआ? N2 I2। यानी आपको हमेशा से मालूम है मेरे ट्रांसफार्मर के अंदर जो म्यूचुअल फ्लक्स है उसका मान सदैव क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसके मान में बदलाव विद्यार्थी जी बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सभी भार में समान होती है। आप लोड कैसा भी रखिए कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है। एक ट्रांसफार्मर अपनी मैक्सिमम दक्षता पर काम कर रहा है, यानी एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम है। शर्त हमारी होती है साहब कि आपका क्या किसके बराबर होगा? पीसीयू पीआई के बराबर होना चाहिए। अब यहां पर कह रहा है सरकार कि आपको पीसीयू का मान कितना है? 0.5 किलोवाट है। जब मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी की स्थिति पैदा होती है तब, यानी स्पष्ट है पीसीयू जो भी होगा वह पीआई के बराबर होगा। इसलिए पीआई भी क्या होगा? 0.5 किलो वाट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा लेंगे? सी ले लेंगे। तो जो शर्त है उस शर्त के आधार पर हमको क्या करना है? आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोड की स्थिति के तहत दो समान ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालनी है। हमको क्या करनी है? लोड की स्थिति के तहत दो समान ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालनी है। और दोनों को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं?
पैरेलल में कर रहे हैं। लोड मेरा क्या है साहब, लोड पर आपका ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है, और यह जो जुड़ा है वह क्या होता है, लंबे समय तक, ध्यान रखिएगा क्या होता है, लंबे समय तक लोडेड होता है, यानी लंबे समय तक लोड से जुड़ा होता है। लेकिन एक विशेषता है कि इस दौरान आपकी क्या होती है, एनर्जी की खपत या कहिए तो पावर की खपत क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है, इस दौरान पावर की खपत कम होती है। और हम इस टेस्ट से क्या ज्ञात कर पाते हैं, इस टेस्ट से हम तापमान में वृद्धि की भी जानकारी ज्ञात करते हैं। और तो और साहब, तापमान में वृद्धि की जानकारी ज्ञात होती है, दक्षता की भी आपको क्या होती है, परफॉर्मेंस की भी जानकारी प्राप्त होती है। वह टेस्ट मेरा है बैक टू बैक टेस्ट, जिसे हम संपनर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। साथियों, एससी और ओसी टेस्ट में हम सिंगल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, डबल का बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इसलिए उत्तर है ए नंबर। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। कल आपका बीएसपीएससीएल का फुल टेस्ट अपने निर्धारित समय से आयोजित होगा, ठीक है, और आपकी क्लास की सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। वह 12:30 से लेकर 3 के बीच में आयोजित होगी। चलिए आगे बढ़ें। शक्ति ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता आमतौर पर किसके करीब होती है, बड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। किसके करीब होता है साहब, पूर्ण भार का 25%, नहीं, पूर्ण भार के करीब, ठीक है, यानी 75% से अधिक जब लोड पर हो तो हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम प्राप्त होती है। पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों प्रयोगों में लिया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हाई वोल्टेज का क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है, इसकी केवीए रेटिंग भी क्या होती है, उच्च होती है। सदैव क्या होता है साहब जी, बिल्कुल सदैव लोड से जुड़ा होता है। विद्वानों ध्यान रखिएगा, सदैव लोड से जुड़ा होता है। इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा, कंज्यूमर का कोई कनेक्शन, बिल्कुल कंज्यूमर का संपर्क इससे नहीं होता है। क्या होता है, कंज्यूमर का संपर्क इससे नहीं होता है, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में निम्न में कौन सी सतत क्षतियां हैं, सतत मतलब कांस्टेंट, लोड बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यह जो कांस्टेंट लॉस है कहां पर होती है, आपके ट्रांसफार्मर के कोर में होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोर लॉस कहते हैं, या क्या कहते हैं, आयरन लॉस कहते हैं, या क्या कहते हैं, कांस्टेंट लॉस कहते हैं। साहब यह जो कांस्टेंट लॉस है पीआई से सूचित किया जाता है। इसके दो सदस्य हैं, पीएच और पीई, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस। तो कौन सा आप सही उत्तर दीजिएगा, बी नंबर क्या हो जाएगी, कोर लॉसेस हो जाएगी। वाइंडिंग में जो हो रही है वो तो कॉपर लॉस है, आई स्क्वायर आर है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो लोड के ऊपर निर्भर कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान लोड की आपूर्ति करने के लिए एक समान वोल्टेज को निर्धारित करने से युक्त दो ट्रांसफार्मर हम लोग क्या किए हैं, पैरेलल में लगा दिए, यानी दो समान केवीए रेटिंग का ट्रांसफार्मर हमने क्या किया है, पैरेलल में जोड़ दिया है। अब जब पैरेलल में जोड़ दिया है तो एक ट्रांसफार्मर की परसेंटेज इंपीडेंस दूसरे की तुलना में क्या है, बहुत अधिक है, तो दोनों के बीच लोड की हिस्सेदारी क्या होगी। मैंने आपसे कल कहा था, क्या कहा था, लोड शेयरिंग जो है वह किस पर निर्भर करती है, आपका साहब लोड शेयरिंग परसेंटेज इंपीडेंस या पर यूनिट इंपीडेंस किस पर निर्भर करती है, परसेंटेज जेड पर निर्भर करती है। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, जिसका परसेंटेज इंपीडेंस क्या होगा, परसेंटेज जेड अधिक होगा, वह कम लोड शेयर करेगी। क्या करेगी, कम लोड शेयर करेगी। और जिसका ज्यादा होगा वह क्या होगी, जिसका अधिक होगा वह, देखिए जिसका परसेंटेज इंपीडेंस अधिक होगा वह कम लोड, ठीक है, और जिसका परसेंटेज इंपीडेंस क्या हो, कम होगा वह अधिक लोड शेयर करेगी। यानी आपको क्या पता चला, लोड शेयर करेगी। अब परसेंटेज इंपीडेंस ज्यादा होने का मतलब धारा का कम हो जाना,
अब परसेंटेज इंपीडेंस कम होने का मतलब धारा का बढ़ जाना, क्योंकि इंपीडेंस धारा को क्या करती है, प्रवाह करने से रोकती है। यानी कौन सा रिलेशन आपको मिला, लोड शेयरिंग डायरेक्टली क्या है, समानुपाती नहीं है, वित्त कर्मानुपाती है। तो क्या उत्तर आप दीजिएगा मुझे बताइए, व्हिच वन इज करेक्ट आंसर, उसकी प्रतिशत प्रतिबाधा के प्रति क्या होगी, वित्त कर्मानुपाती होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। चलिए साहब अगला प्रश्न देखते हैं। विभव ट्रांसफार्मर में अभिहित अनुपात को अंग्रेजी में नॉमिनल रेशियो कहा जाता है। यह क्या होता है साहब, आप ध्यान रखिएगा, नॉमिनल रेशियो NR किसका साहब, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। यह हमारा बहुत ही सामान्य रूप से क्या होता है, रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज, यानी आपका V1 अब बटा क्या हो जाएगा, रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज V2, तो V1 बटे V2 हो जाएगा। तो आप कौन सा उत्तर दीजिएगा, प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टता और द्वितीयक वाइंडिंग की वोल्टता। इधर तो फेरा है, वहां वोल्टेज, अच्छा सन्निधारित प्राथमिक, तो यहां तो सिर्फ प्राथमिक है, यहां सन्निधारित है, तो रेटेड लिख दिया। तो हम लोग किसको साथ आगे बढ़ जाएं, ऑप्शन नंबर बी के साथ, रेटेड ही होता है सन्निर्धारित। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सन्निर्धारित ही मिलेगा, हो सकता है कि आप जब कैलकुलेट करिए तो मान क्या हो जाए, रेटेड से थोड़ा कम ज्यादा मिले, लेकिन ये कह रहा है जो प्राप्त हो रहा है उस पर ना जाकर के निर्धारित के रेशियो को किस रूप में जानेंगे, नॉमिनल रेशियो के रूप में जानेंगे। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस क्षति किस पर निर्भर करती है, तो पीएच बराबर जानते हैं KH BM टू द पावर 1.6 F इंटू भी होता है ना। तो विद्वान साहब यहां से क्या दिख रहा है, मेरे आवृत्ति के सामान्य रूप से क्या हो रही है, समानुपाती। ये भी मतलब विद्यार्थी वोल्टेज मत समझना, ये भी आपका आयतन है, क्या है सरकार, भी आयतन है, वॉल्यूम है। तो यानी आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल सप्लाई आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती। इसलिए वर्ग 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 ये सब नहीं चलेगा, वर्ग का होता है एडी करंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, आइए। 1000 प्राइमरी फेरा है, ट्रांसफार्मर का 250 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, और आपका V1 हो गया 250, V2 हो गया 400 वोल्ट, ठीक है, N1 हो गया मेरा 1000, N2 पूछ रहा है क्या होगा, तो क्या कीजिएगा, N2 बाय N1 बराबर V2 बाय V1, यहां से N2 का मान क्या लिखिएगा, V2 इंटू N1 बटे V1। V2 मेरा कितना है, 400 है, N1 मेरा कितना है, 1000 है, V1 आपका कितना है, 250 है, यानी टोटल आपका क्या हो गया, 1600 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर आ गया। ये क्वेश्चन किस किस से बन जाता है, तुम लोगों में बन जाता है, तुम भी बना लेती है, चलिए तुम तो नहीं बना पाया है ना, बना लिया था, अच्छा चलिए, खाली कंफर्मेशन नहीं हो पाता, स्पीड और बढ़ाना है, टाइम मैनेजमेंट आवश्यक है कि नहीं है, बिल्कुल। तो किस तरह की वाइंडिंग में सुचालक के इंसुलेशन के अलावा परतों के बीच अतिरिक्त इंसुलेशन की जरूरत पड़ती है, यानी सिर्फ कंडक्टर को हम वार्निश कर दें उससे काम नहीं चलता है, सिर्फ कंडक्टर को हम वार्निश कर दें उससे काम नहीं चलता है, हम लोगों को अलग से क्या करना पड़ता है, इंसुलेशन की
परत लगानी पड़ती है। यह आपकी कौन सी वाइंडिंग होती है साहब? हेलिकल वाइंडिंग होती है। कौन सी वाइंडिंग होती है? हेलिकल वाइंडिंग होती है। और आप ध्यान रखिएगा, हेलिकल वाइंडिंग हम कहां प्रयोग करते हैं? लो वोल्टेज के लिए और हाई केवीए रेटिंग। तो क्या होता है? लो वोल्टेज एवं उच्च केवीए रेटिंग, उच्च केवीए रेटिंग के लिए। अब वोल्टेज जब कम है सरकार, तो क्या पता चला? धारा मेरी बढ़ेगी, है कि नहीं है? तभी ना केवीए उच्च होगा। तो मेरी धारा जब बढ़ रही है तो इंसुलेशन तो आपको जोरदार करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे वाइंडिंग को ही क्या करेगा? शॉर्ट कर देगा, डैमेज कर देगा, जला के राख कर देगा। इसीलिए यही आपका सही उत्तर है विद्यार्थी जी। सैंडविच का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में, उसी को इंटरलिव्ड भी कहते हैं। वार्निश विद्युत रोधी पदार्थ जो है, एक बात तो क्लियर हो गया कि हम लोग जितना भी कॉपर के कंडक्टर का वाइंडिंग वगैरह में यूज करते हैं, सब आपकी जनरली क्या होती है? वार्निश्ड होती है। मतलब इस पे पारदर्शी इंसुलेशन का लेप क्या होता है? चढ़ा हुआ रहता है। मतलब दूर से देखिएगा तो कॉपर ही दिखेगा, लेकिन टच कीजिएगा तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होगा। समझे कि नहीं? ये मामला है साहब, ट्रांसपेरेंट टाइप का रहता है। अब ये जो हम यूज करते हैं, इससे क्या क्या फायदा होता है? पहला, नमी से तो सुरक्षा मिल ही रहा है, क्योंकि वह लेयर जो है वह पानी के प्रवेश से बिल्कुल बाधित करता है, नहीं दिक्कत नहीं होती है आपको। दूसरा साहब जी, धूल वगैरह भी आपका अंदर कंडक्टर पर नहीं जा सकता है। और तो और साहब जी, आपका तेल वगैरह भी अगर गिर गया तो वह भी टच नहीं कर पाता है। अब आप कहिएगा आग, तो आग का थोड़े सुरक्षा दे पाएगा, ये तो आग वहां ले जाइएगा और हीट की क्षमता से उच्च हुआ तो उसको क्या करेगा? पिघला देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमी, धूल और तेल, इन तीनों से सुरक्षा देने का प्रयास करता है साहब, ध्यान रखिएगा। कुछ हद तक टेम्परेचरों को सस्टेन करता है, लेकिन अब आगे लगा दीजिएगा तो संभव है। चलिए, धारा परिणामित में साहब जी, सीटी में आप सब जानते हैं, सीटी एक प्रकार का कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ना? और आप सबको मालूम है कि इसके प्राइमरी में टर्न की संख्या क्या होती है? 1 से 5 टर्न हम लोग देते हैं। यहां पर धारा अति उच्च होता है, अब वोल्टेज अति निम्न होता है। लेकिन साहब जी, इसका जो सेकेंडरी है वहां पर आप क्या करते हैं? N2 का मान अधिक रखते हैं, लेकिन इसको आप सदैव बंद रखना चाहते हैं। अगर आप इसको खोल देंगे, अगर आप क्या करेंगे? खोल दिया आपने, तो क्या होगी? V2 का मान अधिक हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा। और V2 के एक्सेसिव मान होने के कारण नॉर्मली आपका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? प्राइमरी में आपका नेचुरली करंट बहुत ज्यादा है, आपकी क्या हो जाएगी? ट्रांसफार्मर जल करके राख हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा। इसीलिए सदैव द्वितीयक कुंडली को क्या करना चाहिए? हमेशा बंद रखना चाहिए। तो कौन सा उत्तर दीजिएगा? सेकेंडरी वाइंडिंग मस्ट बी क्लोज्ड विद्यार्थी जी। यहां देखिए क्या कर दिया है इन्होंने, हिंदी में वही बात लिख दिया है। लिखना यहां पर चाहिए था उनको क्या? प्राथमिक लिखना चाहिए था। थोड़ा सा टाइपिंग में क्या कर दिया है? मिस हो गया है। यहां इंग्लिश में प्राइमरी वाइंडिंग मस्ट बी क्लोज्ड, ये जो है आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है? द्वितीय क्लोज होनी चाहिए। तो दोनों भाषा मेरा पहला में ही सही सही मिल रहा है, इसीलिए हम लोग उसी को लेके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग आपस में कैसे होती है साहब? वैद्युतिक रूप से इंसुलेटेड होती है, लेकिन चुंबकीय रूप से क्या होती है? जुड़ी होती है। दोनों के बीच में प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। लेकिन ये दोनों किससे जुड़ी है? हमारे इस फ्लक्स का जो लो रिलक्टेंस वाला पाथ आपने दिया है, कोड दिया है, उससे जुड़ी है। तो क्या जवाब दीजिएगा साहब जी? प्रेरणिक रूप से क्या होती है? लिंक्ड रहती है, इंडक्टिवली कपल्ड रहती है, और 100% कपलिंग का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। आइए आगे बढ़ते हैं। नहीं, बड़ा मुरझाया हुआ चेहरा था, तो हमको लगा डायरेक्ट सेंटरे पर से आ रहा है। टेंशन नहीं लो, 40 से 45 के बीच ओबीसी कैटेगरी में होगा तो CBT 1 निकल गए। हाँ तो निकल गए।
45 के ऊपर अगर है तो यूआर वाले का CBT1 निकल गया। 34 से लेकर के ऊपर है, SC ST कैटेगरी में है, तो आपका CBT1 निकल गया। कहीं कहीं भी 3200 में हो जाए। 1-2 नंबर का प्लस माइनस हो सकता है, जोन बाय जोन एवरेज यही रहने वाला है। किसी ट्रांसफार्मर में 2 या अधिक वर्गीकरण हो सकता है। जैसे हम लोग देखिए साहब जी, पावर सिस्टम के अंदर जब हम इसका प्रयोग करते हैं विद्युत सप्लाई के लिए, तो 2 तरह का होता है, एक पावर ट्रांसफार्मर, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। साहब जी अगर हम टर्न के आधार पर देखते हैं तो स्टेप अप स्टेप डाउन होता है। संरचना के आधार पर देखते हैं तो पॉपुलर में मेरा कोर और सेल है, बाकी एक और है आपका बैरी टाइप का, लेकिन प्रयोग में ना के बराबर यूज हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो जनरली 2 ही प्रकार से हम लोग वर्गीकृत कर रहे हैं, लेकिन 2 से ज्यादा वर्गीकरण कब मिलता है? तो साहब जी ऑयल कूल, नेचुरल कूलिंग है ना, प्राकृतिक रूप से कूलिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है, एयर ब्लास्ट कूलिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऑयल इमर्ज्ड, ऑयल फोर्स्ड, ठीक है कि नहीं, ऑयल इमर्ज्ड, वाटर फोर्स्ड। तो इस सब तरह का जो है कई वर्गीकरण आपका किस आधार पर प्राप्त होता है? तो जब आप करते हैं शीतलन के आधार पर वर्गीकरण, तब इसके प्रकार क्या हो जाते हैं? 2 से ज्यादा हो जाते हैं। क्या नहीं, कोर प्रयुक्त में पॉपुलर 2 ही है, सेल और कोर। एडिशनल में बेरी है, लेकिन वह प्रयोग में कम लिया जा रहा है। लेकिन यहां चलिए आप 3 पर आइएगा, यहां 3 से ज्यादा है कि नहीं है? तो जो ज्यादा मजबूती के साथ डटा हुआ है उसी को न लेके चलिएगा, स्वाभाविक सी बात है। 1-2 सर्जरी पे 500 मदद कर सकता है और वो 5 लाख निकाल के रखा है आपके लिए, तो किसके तरफ जाइएगा? स्वाभाविक सी बात, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? शीतलन जो प्रयुक्त है उसके आधार पर हम लोग 2 से अधिक रूप में वर्गीकृत करने का काम करते हैं। 25 kV के ट्रांसफार्मर में 3300/400 वोल्ट का वोल्टेज अनुपात है, प्राइमरी का करंट बताइए। तो साहब जी पावर आपका दिया है 25 kVA, यानी 25 गुना 10 के पावर 3 वोल्ट एम्पियर हो गया। V1 का मान है 3300 वोल्ट, अब V2 मेरा क्या है? 400 वोल्ट। अब जरा गौर करिएगा, यहां लिखा है क्वेश्चन में वोल्टेज अनुपात। विद्यार्थी जी, जब क्वेश्चन में वोल्टेज अनुपात लिखा है तो इसीलिए यह वोल्टेज अनुपात क्या होगा? V1/V2 होगा, यही मेरा वोल्टेज अनुपात है। इसी कंसेप्ट पर साहब जी हमने क्या किया? 3300/400 को माना V1/V2, इसीलिए V1 हमने कितना को माना? 3300 को माना। इसीलिए अब I1 क्या हो जाएगा? P/V1 हो जाएगा। तो 25 गुना 10 की पावर 3 बटा 3300 कर दीजिए। सरकार कितना आ रहा है? 7.58 एम्पियर आ रहा है। तो उत्तर किसको ले लीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी ले लीजिएगा। वोल्टेज अनुपात देखिए, कोई V2/V1 सोचेगा तो गलत हो जाएगा। वोल्टेज अनुपात जब भी हो तो V1/V2। चलिए आगे बढ़ते हैं सरकार। चलिए अगला प्रश्न है साहब, कह रहा बड़े ऊर्जा ट्रांसफार्मर में कोर एक इकाई है साहब जी। जो आपका लार्ज पावर ट्रांसफार्मर है उसका कोर किस पदार्थ का बना होता है? तुरंत जवाब दीजिए। फेराइट, ये दोनों को तो हम काट दिए, ये दोनों में आप लोग हमको बताइए। बड़ा कठिन प्रश्न है, कौन सा उचित आंसर होगा? फेराइट कोर का प्रयोग उच्च फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर में करते हैं, और यहां कह रहा है बड़े ऊर्जा स्रोत का। तो जब बड़ा ऊर्जा का स्रोत हुआ तो वोल्टेज का रेंज, पावर का रेंज ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी का रेंज 25 हर्ट्ज से लेकर के 400 हर्ट्ज के बीच में ही। इसीलिए सबसे उचित उत्तर होगा साहब सिलिकॉन स्टील होगा। समझ गए? अगर CRGS होता तो हम उसी को लेकर के आगे बढ़ते विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न, प्राइमरी से द्वितीयक। विद्यार्थी जी प्रसाद मिलेगा, आपको भी मिलेगा, इधर ध्यान दीजिए। आ रहा है, एक तरफ से आ रहा है। प्राथमिक से द्वितीयक कुंडली तक एक ट्रांसफार्मर द्वारा शक्ति का रूपांतरण कैसे होता है?
यानी प्राइमरी में आप दिए V1 I1, यहां सेकेंडरी में आपको V2 I2 कैसे मिल जाता है साहब? तो मेरी कपलिंग जितनी जबरदस्त होगी उतना अच्छा। अगर 100% कपलिंग हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करेगा साहब। तो किस पर निर्भर कर रहा है? वाइंडिंग के बीच के चुंबकीय कपलिंग पर। जितनी अच्छी गुणवत्ता का आप क्या करिएगा, मैग्नेटिक मटेरियल कोर के रूप में लीजिएगा, उतना आपके लिए बेहतर होगा। राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ें। आइए साहब, विद्यार्थी जी देखिए कितना अच्छा प्रश्न कोमल जी ने पूछा है। स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स और रोटर का चुंबकीय फ्लक्स दोनों समान गति पर चल रहा है, तो इसके सापेक्ष का गति क्या हो जाएगा? तो भाई वह भी हमारा ns पर घूम रहा है और यह भी ns पर घूम रहा है, तो ns माइनस ns बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ns माइनस ns बराबर 0 हो जाएगा। 5 माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। और यह स्थिति कहां पर होती है? सिंक्रोनस मोटर में होती है। वहां मैग्नेटिक लॉकिंग करते हैं तब यह स्थिति प्राप्त होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगा? ns माइनस nr हो जाएगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? स्लिप स्पीड के नाम से साहब जानते हैं। यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बड़ा ही मजेदार प्रश्न था जिसका उत्तर आप लोगों को मालूम था। बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है आज का। अधिकतम दक्षता पर काम कर रहे ट्रांसफार्मर की कुल हानि 1600 वाट दे दिया है। क्या कह रहा है? टोटल लॉस हमारा दे दिया है 1600 वाट। फिर कह रहा है आधे भार पर चलने पर उस ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि कितनी होगी? ये तो बड़ा टेंशन वाला बात है जी। टोटले लॉस दे दिया है 1600, और ये 1600 तब है जब मेरा क्या हो रहा है? एटा मैक्सिमम हो रहा है। यानी इसका मतलब है इसके दो भाग होंगे, एक पीआई होगा, एक पीसीयू होगा, लेकिन ये दोनों आपस में होगा बराबर, इसीलिए पीसीयू बराबर होगा 1600 बटे 2, यानी 800 वाट आपका कॉपर लॉस मिल गया। कब साहब? एटा मैक्सिमम की स्थिति में। कब मिल गया? मैक्सिमम एफिशिएंसी की स्थिति में। अब कह रहा है लोड को क्या कर दिया आप? आधा कर दिए। तो अब जरा आ जाइएगा, हाफ फुल लोड का जब हो जाए तो 1/2 का होल स्क्वायर गुना 800, सरकार 1/4 गुना 800 काट दीजिए, कितना हो गया? 200 हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में कॉपर मात्र कितनी हो जाती है? 200 हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।